तो डॉक्टरी करना कभी हमने सोचा नहीं था। हमारा मेरा जो मेन मोटिव था इंजीनियर बनने का था। मैं टेबल टेनिस प्लेयर भी हूँ, स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ। तो मुझे हाइपरलेक्सिसिटी सिंड्रोम है, बिकॉज ये जेनेटिक है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद द हम्म। मेडिकेशन। आप दवाइयों से उसको ठीक नहीं कर सकते। कितना लेना चाहिए, हम्म। अब मैं अपनी डाइट खुद बनाता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। आप अपने लाइफस्टाइल में किस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स मैच करते हो और कितना आप अपने आप को खुश रखते हो। अब मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें दौड़ना शामिल नहीं है, ना ही किसी तरह से बहुत ज़्यादा कार्डियो करना, हम्म। कि आप सोचें कि सिर्फ जिम में जाकर दौड़ना या कार्डियो से ठीक हो जाना है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की। तो आज जैसे मैं 11 बजे गया, बट स्टिल आई मेक श्योर कि आई हैव टू बी देयर इन जिम फॉर मिनिमम 1 आवर। तो उस समय जो ट्रांजिशन होता है बॉडी का, वो किस तरह से मेंटेन करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने 2 से 9 के बीच में खूब सारा खाना खाया हम्म। और हमने सोचा कि हम दुबले हो जाएंगे, नहीं। हमको खाने की क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग सिर्फ हमको एक वे आउट दे सकता है, हमको हेल्प कर सकता है हमारे गोल को रीच करने में, हमारी बॉडी हार्मोन को फंक्शनिंग करने में हेल्प कर सकता है। हम्म। जो हमारी डेली रूटीन के अंदर क्या बोलना है, बिंज ईटिंग की हैबिट है, उसको थोड़ा दूर कर सकता है। हम्म। साइकोलॉजिकली हमको एडवांटेज मिलता है उसका। बट द फाइनल गोल इज टू अचीव व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर रूटीन लाइफ। तो हम कितना खाना है। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। स्वागत है आपका देवमानुष में। जी सर। तो जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले फॉलो किया था, आप जिम से आ रहे थे। यस सर। ठीक है, आप जिम एंथुसियस्ट हैं, यस सर। आप क्रिकेटर भी हैं यस और सर। आप आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। यस। व्हाट इज योर स्टोरी? मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आपकी क्या स्टोरी बैकग्राउंड। बचपन से हमारे रूटीन, जो हमारा घर का माहौल रहता है, उसके अंदर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी तरह से मेरे परिवार में भी पढ़ाई को लेकर ही हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो डॉक्टरी करना कभी हमने सोचा नहीं था। मेरा जो मेन मोटिव था इंजीनियर बनने का था। बट पेरेंट्स का कहीं ना कहीं लाइकिंग थी, उनकी इच्छा थी कि घर में कोई ना कोई एक डॉक्टर होना चाहिए। तो समाव उन्होंने मुझे मेडिकल का एंट्रेंस करवा कर एडमिशन कराया। और मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इस चीज़ को एडजस्ट करने में कि कहाँ मैं इंजीनियर के सपने देखता था और अब मैं डॉक्टर आ गया हूँ। तो बट इवेंचुअली मैंने समझा कि जो भी लाइफस्टाइल आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप प्रोफेशन में जाते हो, उस प्रोफेशन में आप क्या अच्छा कर सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम हमेशा ये बदलते रहें कि हमारी चीज़ों में क्या अच्छा होने वाला है। तो मैंने एक्सेप्ट करा अपने प्रोफेशन ऑर्थोपेडिक्स लाइफस्टाइल को। और इस तरह से मैंने पढ़ते पढ़ते और चीज़ों के लिए मेरी हमेशा से हॉबी रही है क्रिकेट और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ संबंध रखना। मैं टेबल टेनिस प्लेयर भी हूँ, स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ। और एक लाइफ में एक फेज़ आया था जब हम लोग को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है मेडिकल कॉलेज में, जिसकी वजह से हम लोग स्पोर्ट्स और काफ़ी सारी एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। और वो फेज़ के कारण ही मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। मतलब जिसको आप बोल सकते हो अनहेल्दी लाइफस्टाइल मैंने उस समय बहुत ज़्यादा गेन करी थी। और फिर कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने वापस से मेरी कोशिश करता हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं कंटिन्यूस वर्कआउट करूँ, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहूँ और अपने बॉडी को जितना फिट रख सकता हूँ रखूँ, कोशिश करूँ। तो आप स्टार्टिंग से ही मतलब स्कॉलर स्टूडेंट थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं ऐसा कुछ हाई फाई टॉपर टाइप का नहीं था। बट मेरी बहुत सारी, जैसे हम बोलते हैं कि हॉबीज़ के साथ साथ में आपकी टेंजेंट डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ों के प्रति रुचि चालू हो जाती हैं। तो पेंटिंग एक हॉबी थी, स्पोर्ट्स एक हॉबी थी, घूमना फिरना ऑब्वियसली वन ऑफ माय मोस्ट एडवेंचरस थिंग, जो अभी भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो ऑब्वियसली करनी रहती थी। स्पोर्ट्स के अलावा मैंने कभी फिजिकल एक्टिविटी में और कुछ नहीं करा। कभी ना जिम जाता था बचपन में, ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज सीखी है। इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी, क्यों मैंने जिम स्टार्ट करा और क्या मेरा मजबूरी थी जिम जाने की, वो एक अलग पार्ट है। बट बचपन से मैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही था। क्या मजबूरी थी? मतलब हमने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा है, हाँ। उसमें बहुत ही खूबसूरत सी आपने फोटो लगा रखी है शर्टलेस। ठीक है, करेक्ट। तो वो क्या था, आपकी जर्नी क्या थी वहां की? स्टार्ट करें हम तो मेरा 2005 में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, लास्ट ईयर था मेरा, तब एक रनिंग के दौरान मेरा नी ट्विस्ट हो गया था, जिसके कारण मेरे लिगामेंट्स टूट गए थे। और उसकी वजह से मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी, जो दिल्ली में हुई थी। हम्म। 2005 के बाद से जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं रेस्ट करो, ज़्यादा एक्टिविटी मत करो। और उस समय इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा रिहैबिलिटेशन का लोगों को नॉलेज था। हम्म। तो बीइंग ए डॉक्टर हमने भी बहुत रेस्ट करा।
बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करी, और उसी समय प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ एक साथ चल रही थी, तो कुछ चीज़ें इग्नोर करते गए, तो उसके कारण मेरा वेट बढ़ता गया। मेरी बैड हैबिट्स के कारण मेरे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज चालू हो गए, और इस तरह से समहाउ मैंने किसी तरह से अपने लाइफ में धीरे धीरे उसको खींचा। बट जो मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट था वो 2018 में था। 2018 में ऑलमोस्ट मतलब 13-14 साल बाद वापस मेरा जो दूसरा घुटना था, एक का तो ऑपरेशन हो चुका था, जो दूसरा घुटना था उसमें वापस, दैट टू बी आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। तो उस समय फिर एमआरआई करा कर मालूम चला कि उसके अंदर भी लिगामेंट टूट गए, फिर उसकी भी सर्जरी हुई। तो जब मैं 2 महीने घर पर था, मतलब बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड था, तब मैंने ये सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को इतनी ज़्यादा इंजरी हो रही है, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रिवेंशन होना चाहिए। क्योंकि हम इतने सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में, ऑर्थोपेडिशन हूँ मैं, तो हम पेशेंट को देखते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं और हम उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, और पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। बट ऐसा क्या है हम में कि जो मुझको इतना अनहेल्दी रखा हुआ है, जिसके कारण मेरे को इंजरीज हो रही हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में काफ़ी सारी स्टडी समझा, तो मुझे हाइपरलेक्सिसिटी सिंड्रोम है। ये एक तरह का आनुवंशिक बीमारी होती है, जिसमें जो नॉर्मल जॉइंट्स होते हैं, जो नॉर्मल इंसान के होते हैं, वो एक, जिसको बीमारी है जैसे मुझे, तो मेरे जो जॉइंट्स हैं वो हाइपरलेक्स हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं। तो इसके कारण जैसे आप समझेंगे, अंगूठा चिपकाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोग होता है जिनको बीमारी होती है। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे को हाइपरलेक्सिसिटी सिंड्रोम है, जिसके कारण मेरे लिगामेंट्स और टेंडन बहुत ही ढीले हैं, या जिनको बोल सकते हैं बहुत लैक्स हैं। तो जब भी उसमें कोई टॉर्शन आता है, कोई भी टेंशन आता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं। फिर इसके लिए क्या करना है, हाउ टू इम्प्रूव इट, बिकॉज ये जेनेटिक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद द मेडिकेशन। आप दवाइयों से उसको ठीक नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसकी इसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक पाया गया है। तो 2018 के बाद मैं ग्रेजुअली स्टार्ट करा एक्सरसाइजिंग, और उस समय हाँ ये भी बता दूं, मैं 110 किलो का था लगभग। तो 110 किलो के साथ में इतनी सारी चीज़ें करना, वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एसिडिटी रहती थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते थे मुझे, कॉन्स्टिपेशन रहता था, बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी ऑलरेडी हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे 2005 और 2018 में हुआ। बीच में मेरे उंगलियों का फ्रैक्चर हो चुका है 2-3 बार। मेरा लेफ्ट शोल्डर का एसी, जिसको हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, उसके अंदर भी लिगामेंट टियर है। मेरे लो बैक पेन में 2 बार सर्जरी हो चुकी है। तो मतलब इंजरीज और मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। तो 2018 में मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मेरी लाइफ के लिए अच्छा, क्योंकि जब हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं और हम अपने आप को अच्छा नहीं करें तो इट्स नॉट ए गुड साइन। तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग द एक्सरसाइज साइंस, देन न्यूट्रिशन साइंस, और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई 110 किलो से, वो ख़त्म तो नहीं हुई, मैं नहीं चाहता वो कभी ख़त्म हो, बट जो उसका सबसे पीक पॉइंट था, मैंने 2022 में इनफैक्ट एक नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था। जो आपने फोटो देखी वो उसके जस्ट पहले का प्री शूट है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको श्रेड होना पड़ता है, यू हैव टू लूज अ लॉट ऑफ फैट एंड बहुत विग्रस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है, बट इट वाज ऑफ द स्वीट मेमोरीज इन माई हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो 5-6 साल से अब मैंने उसको एज ए हैबिट बना लिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं 1-2 दिन का ब्रेक हो जाए, कहीं कोई मैं सर्जरी में बिज़ी रहता हूँ, कई बार नहीं जा पाता हूँ, बट जब भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ उसको कंटिन्यूएशन में रखें। हफ्ते में अगर आप 3 या 4 बार भी जाते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये मैंने एक लाइफस्टाइल बना ली है, एक हैबिट बना ली है, जो मैं चाहता हूँ हमेशा लाइफ लॉन्ग जब तक मैं रहूँ जारी। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है मुझे आपसे। इट्स ए गुड थिंग, मोटिवेशन अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आपने कैसे डाइट चेंजेस की, मतलब पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँ कि मुझे मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो डाइट चेंजेस कैसे किए, एक्सरसाइज की आपने, जिम में ट्रेनिंग जब कर रहे थे तो कोई ट्रेनर आपने हायर किया था? यस, इनिशियली मैंने पहली बार लाइफ में जिम में कदम रखा जब मैं 38 साल, 38 ईयर्स। उसके पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि जिम क्या होता है और क्या चीज़ें करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दोज मशीन्स, ट्रेनर का क्या काम रहता है, व्हाट इज़ डाइट, बहुत सारे साइंस है जो मुझे नहीं मालूम थे। तो जब मैं पहली बार जिम में गया तो मुझे ऑब्वियसली ट्रेनर की हेल्प लगी, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सिखाई, पर इवेंचुअली मैंने खुद की इच्छा थी, मुझे खुद जानने की इच्छा थी, तो मैंने खुद की पढ़ाई करी
और एज ए डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक्शियन हूँ तो मुझे वो आसानी से समझ में आ गया कि मसल्स किस तरह से काम जी। करती है, रेंज ऑफ मोशंस क्या होता है, हाउ टू टारगेट योर स्पेसिफिक मसल्स। फिर मैंने उसको डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना चालू करा। तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले दिन या पहले साल जाते ही सब कुछ एकदम विग्रसली चालू करा, बहुत स्लो स्टडी ग्रोथ से चालू करा, धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट करा था चीज़ें। न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानते जरूर हैं और कहते भी रहते हैं कि हेल्दी डाइट खाइए आप, बाहर का मत खाइए, पर जो रिसेंट स्टडीज़ कहती हैं, जो नए टेक्नोलॉजी या नए जो इतने रिसर्च होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन साइंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अलग पाया गया है। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बाहर का खाना स्पेसिफिक खाना है, अगर आपको कोई बॉडी बनानी है या कंपटीशन में जाना है, आप रेगुलर अपने घर के खाने में ही वो चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट या लो कार्ब्स डाइट। तो आप अपने घर के खाने को इतना अच्छे से खा सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन के फैक्ट्स आना चालू हो जाए। तो ये इसकी भी पढ़ाई करी मैंने, इसको बेसिकली न्यूट्रिशन साइंस एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना लेना चाहिए। अब मैं अपनी डाइट खुद बनाता हूँ। व्हाट इज़ गेनिंग, व्हाट इज़ कटिंग, इट इज़, ये कुछ वर्ड्स हैं, बट समहाउ देखा जाए तो आपका घर का खाना, एक डिसेंट सी लाइफस्टाइल, 8 घंटे का स्लीप, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, ये सब मिलाकर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ 2 घंटे जिम कर लिया या उनने बोला कि मैं कंटिन्यूएशन में 6 महीने तक जिम गया तो मेरी बॉडी अच्छी होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, आप अपने लाइफस्टाइल में किस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स मैच करते हो और कितना आप अपने आप को खुश रखते हो। स्ट्रेस लेवल्स आर ऑल्सो बैड फॉर योर बॉडी। सो आप आपका टाइम कैसे मैनेज करते थे? मतलब आप जिम भी जाते थे, आप अपना क्लिनिक में भी रहते थे, ठीक है, आप अपनी फैमिली लाइफ पे भी ध्यान देते होंगे साथ ही साथ, और आपकी पर्सनल लाइफ जो है वेलबींग, उस पर भी ध्यान देते होंगे। करेक्ट। अब आप मुझे देख ही सकते हैं, मैं इस तरह से बैठा हूँ अभी क्लिनिक में, पेशेंट्स भी हैं। तो समाउ मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में हम सबको एक प्रायोरिटी गोल डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ हेल्थ से संबंधित, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी लेकर चलते हैं तो आप कभी ना कभी 1 घंटा आप अपने लिए निकाल ही लेंगे। क्योंकि इनडायरेक्टली हम देखते हैं कितने सारे लोग अपना 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, या तो इंस्टा स्क्रॉल करते हैं या किसी के साथ बात करते हैं या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। पर हेल्थ की बात आती है तो हम हमेशा मानते हैं कि नहीं, इसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है, या इसके लिए तो अलग से खाना लगता है, इसके लिए अलग से ट्रेनर लगते हैं, बहुत पैसा लगता है। तो ऐसा नहीं है। मतलब आप सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपको सिर्फ 1 घंटा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ओर जाना है। मैं इसमें आपको बता दूँ, इसमें दौड़ना शामिल नहीं है, ना ही किसी तरह से बहुत ज़्यादा कार्डियो करना कि आप सोचें कि सिर्फ जिम में जाकर दौड़ना या कार्डियो से ठीक हो जाना है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की। दैट मीन्स व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स, तब आपको जो उसके एडवांटेज मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है रोज़ जिम जाओ, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा पर्सनल जो शेड्यूल रहता है, मैं मॉर्निंग का 1 से 1.5 घंटा मेरे लिए फिक्स है। मेरे मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट रहते हैं तो मैं उनको पहले देख लेता हूँ। कभी 9:30 बजे जाना रहता है तो मैं कभी 10 बजे चला जाता हूँ। आज जैसे मैं 11 बजे गया, बट स्टिल आई मेक श्योर कि आई हैव टू बी देयर इन जिम फॉर मिनिमम 1 आवर। तो उस बीच में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपके पूरे थ्रू आउट द डे के लिए काफ़ी होती है। फिर दोपहर में फिर मेरा यहाँ पर क्लिनिक का काम रहता है, फिर सर्जरीज रहती हैं। घर जाते जाते मुझे ऑलमोस्ट 8 बज जाते हैं। तो मॉर्निंग में जो मेरा मील तैयार होता है, जो खाना तैयार होता है, वही दिन भर चलता है जी। और काफ़ी फिक्स मेरा मील है। मतलब फिक्स का मतलब कि क्वांटिटी आपको मालूम होनी चाहिए कितना खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं। बहुत लोगों को भ्रांतियाँ है कि टाइम नहीं मिलता या गलत टाइम पे खाना खाते हैं या ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग, इस वजह से परेशानी आती है। बट समहाउ बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है, बॉडी का जो पैटर्न है, इस तरह से काम नहीं करता है। तो उसका मेन काम है कि आपके दिन भर में जो भी कैलोरीज आप खा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब खा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आजकल जो फास्टिंग आई है कि आप जब सनराइज से लेके सनसेट तक आप जो है वो खाना खाइए, बाकी टाइम आप फास्ट कीजिए, उसका कुछ बेनिफिट आपने लिया है कि अपने जब जर्नी की? हाँ, मैं आपको और बता सकता हूँ मेरे बारे में। मैंने जो भी आप डाइट का नाम लेंगे, आई हैव ट्राइड एवरी डाइट। ओके। आप जीएम डाइट बोलें, आप इंटरमिटेंट फास्ट जो आप बात करें, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ कीटो डाइट भी बोलते हैं, आई हैव डन आल्सो। फिर लो फैट्स के साथ में डाइट होती है, गेनिंग डाइट अलग होती है।
तो जो बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतना आसान नहीं है। आपको लगता ज़रूर है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बट समहाउ जो भी आप फैंसी डाइट कर रहे हैं उससे आप जब रूटीन लाइफ में कभी ना कभी तो आएंगे ही वापस। तो उस समय जो ट्रांजिशन होता है बॉडी का, वो किस तरह से मेंटेन करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, मैं मान सकता हूँ आप कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स के लिए आपको स्पेसिफिकली काम करना है, तो आप अपने डाइट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर कर हैंडल कर लें। और आपको एक रूटीन फिटनेस डेली के हिसाब से आपको एक ओवरऑल वेलबींग फिटनेस चाहिए, तो आपको सिंपल फंडा है कि आपको एक नॉर्मल डाइट जिसमें आपकी कैलोरीज थोड़ी फिक्स हों। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है उसके अंदर समाओ हम कैलोरीज कहीं ना कहीं जाकर कम खा पाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आपने बताया मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में खाना, कई लोग इसके अंदर सिर्फ 6 घंटे का टाइम देते हैं, दोपहर बजे से रात के 9 बजे तक खाना है, उस बीच में कुछ नहीं खाना है। दैट इज़ ऑल्सो गुड। कोई भी चीज़ खराब नहीं है, पर आपको मालूम होनी चाहिए कि इसका क्या फंक्शनिंग है आपकी बॉडी के अंदर। तो आज नहीं तो कल आप 2 साल बाद 4 साल बाद कभी तो आप रूटीन लाइफ में खाओगे ब्रेकफास्ट, कभी ना कभी तो आप कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग में जाओगे, जब खाओगे ना तो यू शुड नो कि हमें कितना अमाउंट खाना है। तो अगर आपने 2 से 9 के बीच में खूब सारा खाना खाया और हमने सोचा कि हम दुबले हो जाएंगे, नहीं, हमको खाने की क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग सिर्फ हमको एक वे आउट दे सकता है, हमको हेल्प कर सकता है हमारे गोल को रीच करने में, हमारी बॉडी हार्मोन को फंक्शनिंग करने में हेल्प कर सकता है। जो हमारी डेली रूटीन के अंदर क्या बोलना है बिंज ईटिंग की हैबिट है उसको थोड़ा दूर कर सकता है। साइकोलॉजिकली हमको एडवांटेज मिलता है उसका, बट द फाइनल गोल इज टू अचीव व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर रूटीन लाइफ। तो हम कितना खाना है, कैसे खाना है, ऐसा नहीं कि हम अब रूटीन हो गया दुबले हो गए सब खाओ। मैं अभी भी सब नहीं खाता। आई हैव अ कैलकुलेटेड फूड इन माय डेली डाइट। अब मैं जानना चाहूंगा ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। मतलब हो गया फिटनेस के ऊपर, मतलब और बात अगर हम चाहेंगे ऑडियंस उसको सुनना तो हम फिर से आपसे बात करेंगे। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है, ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन सी बीमारियां आती है, आप स्पेसिफिक किस चीज पे फोकस करते हैं? करेक्ट। ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली हड्डी रोग विशेषज्ञ या हड्डी रोग से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसका इंग्लिश नेम है ऑर्थोपेडिक्स। और सामान्य शब्दों में बोला जाए तो जोड़ रोग, जिसमें घुटने, एंकल, स्पाइन, गर्दन, कंधे सारे जोड़ आते हैं। देन मस्कुलेचर आता है जिसका मतलब होता है मसल्स, उसका स्पाज्म, उसका खिंचाव, कई बार उसमें नर्व के इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर ट्रॉमा आता है, ट्रॉमा मतलब चोट लग जाना जिसके कारण फ्रैक्चर हो जाते हैं, कई लोगों को ऑपरेशन करने पड़ते हैं, प्लास्टर लगता है, रेस्ट लगता है। और फिर एक लास्ट चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट, जिसका मतलब जब कोई जोड़ खराब हो जाता है, नॉन फंक्शनिंग होता है, तो हम उसके बदले उसको आर्टिफिशियल जोड़ लगाकर उसको वापस बैक टू लाइफ देते हैं। तो एक कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स होती है जो कि रूटीन लाइफ में लोगों को नॉर्मल परेशान करते हैं, जो कमर दर्द, घुटने का दर्द सामान्य। एक ट्रॉमा होता है जिसमें हमको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, जिसका मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। और बहुत सारी चीज़ें आपके टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है ऑर्थोपेडिक्स में, क्योंकि जैसे हम हमेशा डरते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ईसीजी कराइए, एडमिट करें, मेडिसिन लें। बट ऑर्थोपेडिक्स में कभी लोग इतना इमरजेंसी का ट्रीटमेंट नहीं समझते हैं, जबकि हमें लगता है कि आज नहीं तो कल हमें ऑर्थोपेडिक्स को भी एज ए इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहिए जी। क्योंकि जॉइंट जब खराब होना स्टार्ट होते हैं, मसल्स जब खराब होना स्टार्ट होती है, तो उसके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है। एक टाइम बाद आप ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई दे दें तो वो वापस जादू की तरह वापस आ जाए। कुछ ऑर्थोपेडिक्स में प्रॉब्लम्स जो रहती हैं जिसका मैं स्पेसिफिकली इलाज करता हूँ वो फुट एंड एंकल है। फुट एंड एंकल मतलब एड़ी और पंजों के जो भी रिलेटेड बीमारी, इसमें फ्रैक्चर्स भी आते हैं। कुछ फ्लैट फुट होते हैं जिसको हम बोलते हैं चपटे या पिचके हुए पंजे। कई लोगों की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, पंजे बचपन से टेढ़े रहते हैं। कई लोगों के अंगूठे की हड्डियां बढ़ जाती हैं, उनका टेढ़ापन आ जाता है। एड़ी में चलने की तकलीफ, लोगों को सुबह सुबह उठकर जो परेशानी होती है पेन का, वो हमारे स्पेशलिटी है। फिर जब जोड़ खराब हो जाते हैं या किसी कारण से उनका इलाज सही नहीं हो पाता है तो उन जोड़ों को वापस से ठीक कैसा करा जाए। तो बीइंग ए फुट एंड एंकल सर्जन अभी इंडिया के अंदर ग्रेजुअली काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस नहीं है। एमपी में भी लोग बहुत कम हैं डॉक्टर जो इसके लिए ट्रीट करते हैं। तो अब शायद अपकमिंग 5 से 10 साल में इसकी स्पेशलिटी और अच्छी हो जाएगी। तो बात करना चाहूँगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि ऑर्थोपेडिक्स में होती है। फर्स्ट बात करना चाहूँगा मैं एवीएन के ऊपर। एवीएन क्या होता है?
मैंने सुना है कि अभी कोरोना जब से हुआ है तो कोविड के बाद में बोन डेथ नाम से नई बीमारी शुरू हुई है, एवीएन, जो बहुत से लोगों को हो रही है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन में मैक्सिमम ये पाया जा रहा है कि उनको जो है हिप रिप्लेसमेंट के लिए बोला जा रहा है। करेक्ट, यस, बिल्कुल सही। एवीएन का फुल फॉर्म होता है एवैस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब उस हड्डी में खून का बहाव रुक जाना। और हम जानते हैं कि जहाँ खून है वहाँ जीवन रहेगा, तो जहाँ खून का बहाव नहीं रहेगा वो उससे धीरे 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 मरना चालू होता है। और शरीर में जो मोस्ट कॉमन जहाँ पर ये अटैक होता है एवीएन का, वो आपके कूल्हे के जोड़ होते हैं जिसमें हम खड़े होकर चलते हैं। अब कोविड और इसका डायरेक्ट रिलेशन इसलिए है क्योंकि कोविड में जो कुछ दवाइयाँ यूज़ करी जाती हैं जिसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट घुटने की खराबी में, आई मीन कूल्हे की हड्डी की खराबी में आता है। तो ये कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोरोना की दवाई की वजह के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे पॉपुलेशन को हो रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इसके लिए ससेप्टेबल है, मतलब कि उनको कुछ बीमारियां अगर हो भी रही होंगी और ऊपर से अगर स्टेरॉइड ऐड कर दिया तो वो तेजी से फैल गई। क्योंकि कोविड या कोरोना के पहले भी लोगों को ये परेशानी होती थी। जो लोगों को ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग अल्कोहल का रहता था, हाई स्टेरॉइड्स लेते थे, किसी भी तरह से उनको सिकल सेल की एक बीमारी होती है उसकी अगर परेशानी रहती थी तो भी एवीएन होता था और उस समय भी जोड़ बदले जाते थे। पर अभी चूँकि कोविड मालूम है लार्ज स्केल पर फैला था, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो स्टेरॉइड भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल करता था, तो उसके इफेक्ट्स अब आना दिख रहे हैं। ओके, एवीएन की जो 4 स्टेजेस होती हैं उसमें किस स्टेज पे मतलब हमको एक्सरे में मालूम पड़ता है कि ये मतलब फर्स्ट स्टेज में आ गया है, किस स्टेज पे हमको कौन से मतलब काम करने चाहिए? फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट, तो डायरेक्ट तो हिप रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो किस स्टेज के में जो है वो पेशेंट को डॉक्टर के पास आना चाहिए? यस, पहले हमें ये समझना चाहिए कि डॉक्टर के पास कब जाएं, क्योंकि स्टेजिंग का जो क्राइटेरिया वो एज ए पेशेंट को नहीं समझ में आता कि वो किस स्टेज पर है। तो सबसे ज़्यादा मरीज के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है समझने की कि उनको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती है। पहला होता है जब इंसान आलती पालती मार के बैठते हैं तो वो परेशानी उसको सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है कि जिसमें उसको ये पाँव का घूमना, कूल्हे की हड्डी का घूमना में दर्द आना चालू हो जाएगा। और वो दर्द ऐसा होगा कि वो स्पेसिफिकली कुछ रोटेशनल मूवमेंट्स पर भी चालू होता है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है उसको चलने में पेन बढ़ जाना। जब रूटीनली हम चलते हैं 10-15 मिनट तो हम चल सकते हैं विदाउट एनी पेन, पर अगर कोई एवीएन वाला ट्रेन चलेगा तो उसको पेन धीरे धीरे स्टार्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा इतना पीक पर पहुंचेगा कि उसको रेस्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है लचक, मतलब कि वो लिम्पिंग के साथ चलेगा। तो वो जब भी ये चीज़ें, लिम्पिंग बहुत लेट स्टेज में आती है, पर जब भी आपको समझ में आ जाएगा कोई भी मूवमेंट्स में आपको पेन आ रहा है तो डॉक्टर को जरूर विजिट करें। अब डॉक्टर 2 चीज़ें करते हैं, पहले एक्सरे लेते हैं। एक्सरे के अंदर एवीएन देखना बहुत मुश्किल है इनिशियली, मतलब ग्रेड 2 तक पता भी नहीं चलता। तो इसलिए सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सेंसिटिव है, दैट इज़ एमआरआई। एमआरआई में ग्रेड 1 का भी आपका माइनर जो इम्पैक्ट है वो मालूम चल जाता है। तो एमआरआई हमको डिसीजन लेना देती है कि हम उनको कौन सी ट्रीटमेंट की ओर अग्रसर करें। सर्जरी का ट्रीटमेंट तभी ले जाता है जब ग्रेड 3 या ग्रेड 4 क्रॉस करता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी हिप में चलने में है, पेन होता है, चलने में बढ़ जाता है, आपको लचक भी आना चालू हो गई है, इनफैक्ट आपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरे कराया पर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए हमको एमआरआई के लिए जरूर पूछना चाहिए और वो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आपको एमआरआई, तो काफ़ी कुछ मालूम चल जाता है। दूसरा जो मेन बीमारी है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर वो है अपना नी रिप्लेसमेंट। यस, कैसे होता है, मतलब मालूम कैसे करें कि आपको जो नी का पेन आ रहा है वो नी रिप्लेसमेंट तक जाएगा, हमें किसी ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना चाहिए या फिर ये 4-5 दिन की? होता क्या है कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि 1-2 महीना नॉर्मल अपने मेडिकल पे जाके दवाई लेते हैं, करेक्ट, और वो पेन किलर के कारण से उसको चलाते रहते हैं, करेक्ट, फिर वो जाके वर्स हो जाता है आगे जाके। करेक्ट। तो कौन सी स्टेज में, तो कैसे सिम्टम्स होते हैं, कब मालूम कर सकते हैं? वैसे आपने 2-3 महीने तो कम बोला, हमारे पास में 2-3 साल के लोग भी पेशेंट आते हैं जो मेडिसिन मेडिकल से, केमिस्ट से लेकर खाते रहते हैं। तो घुटने का दर्द तो थोड़ा कम रहता है, पर उनके बाकी कॉम्प्लिकेशन जैसे पेट में अल्सर हो जाना, लीवर पर साइड इफेक्ट, रीनल साइड इफेक्ट, वो आना चालू हो जाता है। तो समहाउ इंडिया के अंदर जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आप कभी भी किसी समय जाकर मेडिसिन कोई भी दर्द की ले सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए।
अगर कोई भी परेशानी शरीर में आ रही है तो कोई ना कोई कारण होता है। और चलो मान भी लें हम कि 1-2 महीने का थोड़ा बहुत पेन है तो हम किसी तरह से होम ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी अपने घरेलू इलाज से ले सकते हैं। बट अगर वो परसिस्टेंटली आपको परेशान कर रहा है तो आपको पक्का डॉक्टर के पास जाना है। स्पेसिफिक टेस्ट इसका एक बहुत ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं स्कैनोग्राम्स। स्कैनोग्राम्स मतलब एक तरह की एक मशीन होती है जिसमें इंसान का खड़े होते हैं तो कूल्हे की हड्डी से लेकर घुटना और घुटने के नीचे एड़ी तक का पूरा एक्सरे लिया जाता है। मतलब जब इंसान खड़ा हो रहा है, वेट बियर कर रहा है उस घुटने पर, तब दोनों घुटने के जो जॉइंट स्पेस है वो कितना कम हो रहे हैं। तो वो हमें बताता है कि इनकी किस ग्रेड में है ये, या शुरुआती स्टेज में है या बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। स्कैनोग्राम बहुत जगह नहीं होते हैं तो लोग सिंपल एक्सरे करा लेते हैं और फिर देखते हैं अरे सब अच्छा है, बट वो थोड़ा सा डाइसी रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज रहती है। तो आइडियली जिस इंसान को भी घुटने का दर्द है उसको हमेशा स्कैनोग्राम पहले कराना चाहिए। दर्द की दवाई से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़ होती है फिजियोथेरेपी, या जिसको हम बोलते हैं एक तरह का मालिश या इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जिससे हम काफ़ी आर्थराइटिस को ठीक भी करते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है, पर डायग्नोसिस आपकी विदाउट स्कैनो या एक्सरे करे नहीं हो सकती। तो हम मानते ज़रूर हैं कि हो सकता है उम्र के साथ में सबके घुटने ख़राब हो रहे हैं, हमारे भी ख़राब हो रहे हैं, तो चलो थोड़ा बहुत इलाज ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लेट होते जाते हैं, क्योंकि आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी में ज़रूरी नहीं हर किसी का घुटना बदला जाए। मेरा जो काम है घुटना नहीं बदलने का है। ओके। मैं नी प्रिजर्वेशन में ज़्यादा काम करता हूँ कि अगर किसी के घुटने में टेढ़ापन आ रहा है, दैट टू बी इन अ वेरी अर्ली स्टेज इन द सेंस ऑफ 45-50 ईयर्स, तो आपको ज़रूरत नहीं है घुटने बदलने की। आपको सिर्फ उसका अलाइनमेंट सीधा करना है। एक बार आप अलाइनमेंट सीधा कर देंगे तो घुटने का जो बायोमैकेनिक्स है वो वापस से अटेन हो जाता है और वो फंक्शनिंग बॉडी अपने आप धीरे धीरे ठीक करना चालू करती है। मतलब कट शॉर्ट बोलें तो डॉक्टर के पास जाकर स्कैनोग्राम कराना बिना दवाइयों को लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सेम चीज हिप में भी होती है कि हिप रिप्लेसमेंट के टाइम पे आप प्रिवेंशन पे पहले जाते हैं? नो, हिप रिप्लेसमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, क्योंकि जनरली हिप की आर्थराइटिस बहुत ही रेयर कंडीशन होती ज़रूर है, पर बहुत ओल्ड एज में होती है। 80-90 ईयर्स के हो गए हैं, उस समय कुछ खराब हो रहा है तो हिप दुखेगा, बट घुटने की बहुत तेजी से होती है। और आज की जनरेशन में तो 45 के बाद भी लोगों को घुटने खराब होना चालू होते हैं। तो हिप इज समथिंग डिफरेंट, हिप इज मच मच सेफर। घुटना थोड़ा सा जल्दी होता था। आपने बोला आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस मतलब क्या प्रॉब्लम होती है उससे? बॉडी के किस पार्ट में होता है? क्या ये फैलता है पूरी बॉडी के अंदर या फिर? नो नो नो, आर्थराइटिस बेसिकली सिंपल सा जॉइंट होता है, कोई भी जोड़ रहता है, उस जोड़ का मतलब होता है दो हड्डियों का मिलान, दो हड्डियों का जो जहाँ जंक्शन होता है, तो उसके जो एंड्स होते हैं, हड्डियों के एंड्स, वहाँ पर हमारा एक मोटी सी लेयर होती है मक्खन टाइप की, जो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो जब दोनों एंड्स, दोनों मक्खन वाली जगह आपस में फ्रिक्शन कर रही है और उसमें लुब्रिकेशन अच्छा है तो कोई पेन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है या हमारे कुछ रूटीन लाइफस्टाइल में कुछ खराबियां हम लेते हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम कम रहता है, तो जो ऊपर की लेयर है कार्टिलेज वो धीरे धीरे शेड होती है, पतली होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है तो बिल्कुल ख़त्म होकर हड्डियों के पास में हड्डियाँ चिपक जाती हैं। सो जो स्टेज होती है उसको कम होने की कार्टिलेज की और हड्डी तक घिसने की, उसको ग्रेडिंग ऑफ आर्थराइटिस बोलते हैं। और ये हर जगह नहीं फैलती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सबकी बॉडी में होती है और सबकी एज के हिसाब से अलग अलग टाइम पर कभी ना कभी आर्थराइटिस आपको आएगी ही आएगी। सो हम सिर्फ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलें तो उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, विटामिन डी, कैल्शियम लेते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं एज पर द एज, तो हम वो आर्थराइटिस को थोड़ा डिले, मतलब जो मुझे 60 साल 50 साल में होनी चाहिए मैं उसको 70 साल तक खींच सकता हूँ। और ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई इलाज नहीं जिससे मैं कभी विदाउट आर्थराइटिस जीऊँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में भी आर्थराइटिस होती थी और उस समय इतना एडवांसमेंट नहीं था, ना ही हमको इतनी नॉलेज थी कि हम ये समझ सकें कि उनको एक्सरे कराकर ये आर्थराइटिस बताएं। तो आज की तारीख में एडवांसमेंट है, वी कैन नो, वी कैन इजीली डिटेक्ट, वी कैन इजीली प्रिवेंट। आर्थराइटिस इज नॉट ए डिसीज, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो आपने बोला कि कैल्शियम की सप्लीमेंट्स या गोलियां लेनी चाहिए, हमको मेंटेन करना चाहिए कैल्शियम को। एक और चीज है जो कि मैं नॉर्मली देखता रहता हूँ, कोलेजन। ठीक है, आजकल कोलेजन के सप्लीमेंट्स आते हैं, इसका क्या पार्ट होता है बॉडी के अंदर? क्या सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं बॉडी के लिए वो, या फिर जस्ट? नहीं, कोलेजन इज वेरी गुड। कोलेजन जो आज की नई
मेडिकल फार्मास्यूटिकल के जो अपग्रेडेशन आया है उसमें काफ़ी कुछ हेल्पफुल कोलेजन रहता है, पर कोई भी 100% प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं। जो मेडिसिन आप पर वर्क कर रही हो सकता है मुझ पर नहीं करे, जो मेडिसिन मुझ पर कर रही है ज़रूरी नहीं आप पर करे। तो एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, तो हर बॉडी को अपने सिस्टम के हिसाब से उसकी मेडिसिन का रिएक्शन मालूम चलता है। तो पर हम सोचते हैं कि हमेशा मेडिसिन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, बट मेडिसिन इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जो बड़ा ट्रीटमेंट है दैट इज़ योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, योर स्लीपिंग हैबिट, योर एक्सरसाइज। वो जाकर बॉडी अडॉप्ट करती है कि आपकी कितना रीजनरेशन करना है या कितना उसको हेल्दियर रखना है। हम सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं और हम मेडिसिन को लेकर सोचें कि यार ये कोलेजन बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है और ये सबको काम करेगी तो मुझ पर भी काम करेगी, बट इट्स नॉट लाइक दिस। तो नेचुरली जो चीज़ें होती हैं जैसे आपके घर के खाने में होता है विटामिन डी, B12, कैल्शियम, लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन B12 का जितना अच्छा ले सकें तो वो बॉडी का इम्यून सिस्टम, रिकवरी सिस्टम, रिपेयर सिस्टम हेल्दी रहता है। तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा जल्दी रिकवरी में। पर आप बेकार लाइफस्टाइल की तरफ रहेंगे और ये दवाई खाकर सोचेंगे ठीक हो जाएंगे। तो कोलेजन इज़ गुड बट इट इज़ नॉट वन थेरेपी फॉर ऑल। इंडिविजुअलाइज होती है, हर इंसान को जो कब देना है, कितनी देना है, क्या उसका रिस्पॉन्स है, उसको देखकर हम चेंज करना है, कुछ और एड ऑन तो नहीं करना है, कुछ फिजिकल थेरेपी स्टार्ट करनी नहीं करनी, ऑपरेशन करना नहीं करना। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। तो आई थिंक मेडिसिन का बहुत छोटा रोल है इन सब चीज़ों में। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में मुझे दिमाग में आया है, आप पास कर सकते हैं, नहीं आंसर देना हो तो। जो दवाइयाँ होती है जो हमें दी जाती है, ठीक है, किसी भी तरीके की, उसमें मतलब कितना, मतलब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, उनको दवाइयाँ लेनी चाहिए, मतलब नॉनवेज उसमें होता है, कितना यूज करते हैं उसके अंदर हम एनिमल प्रोडक्ट्स को? मैं सही इंसान नहीं हूँ उस चीज़ का, बट हाँ ये बता सकता हूँ कि जो भी आर्टिफिशियली केमिकली बनती हैं दवाइयाँ, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स, हार्ड केमिकल्स रहते हैं। तो जहाँ मजबूरी होती है वहाँ हमें लेनी ही पड़ती है। जस्ट लाइक अब ICU में जाएंगे तो आप ICU में ये तो नहीं पूछ सकते ना कि वेजिटेरियन मेडिसिन है कि जी बिल्कुल। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको मालूम हो या नहीं है डजेंट मैटर, आपकी बॉडी पर वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो और अगर आपकी बॉडी खराब है तो खराब ही है। तो हम कभी ये नहीं बोलते किसी इंसान को कि ये वेजिटेरियन गोली है तो ये बहुत अच्छी होगी, या मीट या बहुत स्पेशलाइज बनाई गई है तो ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है। इट्स ऑल अबाउट द रैंडमाइज कंट्रोल प्रोग्राम कि कुछ लोगों पर स्टडी हुई है जिसमें से कुछ परसेंटेज को फायदा मिला है, कुछ परसेंट को थोड़ा फायदा मिला है और कुछ पर बिल्कुल नहीं मिला। So we want to see how your body is reacting to this medication. React कर जाए well and good, otherwise we have to change it. अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा फ्लैट फुट के ऊपर। ठीक है, लोगों को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स होती है, तो कैसे उसको अवॉइड किया जाए कि मतलब अब फ्लैट फुट तो हो गया है, उसके लिए शू प्रॉपर पहना जाए, ठीक है, हील वाला, या फिर कुछ और किया जाए? यस, फ्लैट फुट सबसे पहले तो बीमारी नहीं है। फ्लैट फुट एक हमारे बॉडी का, जैसे जैसे बचपन से हम बड़े होते जाते हैं, हमारे हाथ कितने बड़े होने हैं, हमारी उंगलियां कितनी बड़ी होनी है, कलाई का शेप क्या होगा, चेहरे का शेप क्या होगा, जीन्स ने डिसाइड कर रखा है आपके अंदर जो जीन्स है। ऐसी जो पाँव का शेप कैसा होगा वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी डिसाइडेड है। ओके। तो कई बार लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक फ्लैट फुट के साथ आराम से जीते हैं, वो उसको बीमारी नहीं मानते। बीमारी तब होती है कि जब आप इनिशियली सब अच्छी अर्ली एज में सब अच्छा कर रहे थे, आपका अच्छा आर्च था पाँव का, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा है कि 2 से 3 साल में वो बहुत तेज़ी से फ्लैट होना चालू हो गया है। तो इसका मतलब वहाँ के जो मसल्स हैं, वहाँ की जो टेंडोन्स हैं, वहाँ के जो बोन्स हैं, वो डिसीज्ड हैं, ख़राब हो चुकी हैं और वो लोड नहीं बियर कर पा रही जो अभी तक की एज में आपके साथ कर रही है। तो आजकल इसको इसलिए इसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। वी कॉल इट इज़ ए प्रोग्रेसिव कोलैप्सिंग फुट डिफॉर्मिटी। तो PCFD का जो फॉर्मूला रहता है, जो नॉमेनक्लेचर रहता है, उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। तो हर स्टेज पर अलग अलग ट्रीटमेंट है। इसका बचाव नहीं हो सकता बिकॉज आपको नहीं मालूम आपके जीन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कभी भी कि नहीं यार मेरा एक पाँव पतला हो गया है या ज़मीन से ज़्यादा चिपक रहा है, तो आपको एक डॉक्टर मतलब फुट एंड एंकल के पास जाना चाहिए, सर्जन के पास। वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी परेशानी के लिए हमको बेस्ट क्या ट्रीटमेंट है। जो बहुत परेशान हो जाते हैं, जिनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है,
उनको उनके चप्पल भी नहीं पहन सकते, वो लोग शूज़ भी नहीं पहन सकते हैं जिनका इतना टेढ़ापन आ जाता है। तो हम उसमें सर्जरी करते हैं, उसको वापस से ठीक करा जाता है और इसके बाद नॉर्मल लाइफ इंसान आराम से जीता है। तो प्रिवेंशन नहीं होता, ओके। बीमारी नहीं है, कई लोगों को बचपन से होती है, इलाज बहुत अच्छे से संभव है अगर आप परेशान हैं तो। फ्लैट फुट के कारण से कुछ कुछ फंगस हो जाता है पैर में, वो यस, प्रॉब्लमेटिक है? फंगस तो नहीं बोलेंगे, उसमें कई बार हम मतलब जो मॉइस्चर रहता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, स्किन का इरोजन हो जाता है। तो फंगस कहीं ना कहीं आपकी इम्यून कॉम्प्रोमाइज की वजह से होता है, मतलब आपकी बॉडी में अगर इम्यूनिटी कम है तो। फ्लैट फुट अलग है, फ्लैट फुट हमेशा कॉस्मेटिकली थोड़ा सा रहता है, बहुत टाइम बाद फंक्शनली उसमें परेशानी आती है। ओके। दूसरी चीज ये मतलब जब सुबह सो के उठते हैं तब एंकल में पेन होना, ठीक है, फीट में पेन होना, प्रॉपर ना मतलब बैलेंस होना पैरों का, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कैसे यस, सब बचा जाए? ये हम लोग जो पेशेंट देखते हैं, मेरी मैक्सिमम ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं जिन लोगों को परेशानी होती है, उनका एक स्पेसिफिक टिपिकल सी कंप्लेंट होती है कि सर हम जब सुबह उठकर चलना चालू करते हैं तो शुरू के 5 से 10 मिनट इतना पेन होता है एडी में कि हम चल नहीं पाते हैं, या हमको सहारा लेना पड़ता है या सपोर्ट लेकर चलते हैं। और देर आफ्टर 20-25 मिनट्स आप रूटीन लाइफ में जैसे जैसे काम करना चालू करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और ये हमको 2 महीने हो गए इस बात को। तो ये टिपिकल प्लांटर फेशियाटिस पेन का एक बहुत बड़ा सस्पिशियस होता है कि ये प्लांटर फेशियाटिस हो सकती है। प्लांटर फेशिया मतलब एक एड़ी के नीचे एक बहुत मोटा सा मसल्स का मांस चलता है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं, और उसमें कई बार क्रैक हो जाता है। तो वो क्रैक एक दिन में नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मंथ्स, जिसकी वजह बात धीरे धीरे करके वो क्रैक इतना बढ़ता है कि उसमें आपको मॉर्निंग में चलना परेशान करता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी होती है, कुछ मेडिकेशन होता है, कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रेचिंग सिखाई जाती है कैसे करें उसको, रिहैबिलिटेशन। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ 2 to 3 months वो अपने आप ठीक हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। अगर वो ठीक नहीं होता है तो हमको फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें और स्पेसिफिक परेशानियाँ तो नहीं है, आपके बॉडी के अंदर कोई डिफिशियंसीज तो नहीं है जिसके कारण और बढ़ रहा है, तो आराम ठीक हो जाता है पेशेंट। पर हाँ, प्लांटर फेशियाटिस इज वेरी बैड। जो ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियां होती है जोड़ों की, आपने कहा नेक्रोज जहाँ पे खून आना बंद हो जाता है हड्डी के अंदर, इन सारी बीमारियों का अगर समय पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या ये हार्ट अटैक या फिर आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है किसी भी तरीके से? मतलब कैसे ये एक लाइफ को हैम्पर करती है नहीं नहीं, आगे जाके? बहुत ज़्यादा है। मैं सबसे बड़ा पेशेंट मैं ही हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन होकर भी मेरे पास इतनी सारी ऑर्थोपेडिक परेशानियाँ हैं। मतलब जब मैंने एक बार नोट डाउन करा था तो मेरे पास ऑलमोस्ट 12 या 15 परेशानियाँ मुझे ऑर्थोपेडिक से संबंधित। तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो आपको बीमारी नहीं हो सकती। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी बॉडी को आप कितना हेल्दी रखने की कोशिश करते हो। मेडिसिन तो सबसे लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, उसके पहले एक अच्छी लाइफस्टाइल को कैसे आपको एक्नॉलेज करना है। तो जनरली जो हमारा सबको जनरली पेशेंट को जो हमारा हमेशा जो पहला नियम रहता है वो प्रिवेंशन की तरफ ही रहता है कि आप अपने आप को बीमारी से कैसे बचा सकते हो। तो उसमें हमेशा कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, न्यूट्रिशन का पार्ट रहता है। तो धीरे धीरे कर कर आप उन चीज़ों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से दूर रख सकते हो। पर हाँ, आप कोई बीमारी आई गई है, आपको आर्थराइटिस बढ़ गई है, रूमेटॉइड या गठियावाद हो गया है, स्टेरॉइड की वजह से एवियन हो चुका है, तो फिर इसके लिए इलाज तो कंपलसरी है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा रिहैबिलिटेशन या मतलब प्रोहैब का काम नहीं होता है। पर अपने आप को बचाना है तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और जो लोग दवाई लेते हैं बगैर डॉक्टर के बोले, उनका कुछ साइड इफेक्ट्स, मतलब अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर मान लीजिए कोई पैरासीटामोल लेता है, ठीक है, या कुछ और बीमारियां लेता दवाइयां लेता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, साइड इफेक्ट्स, मतलब लीवर कमजोर हो जाना या कुछ और चीजें? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन हो, एकदम से कुछ लिप्स फूल जाएँ, लाल निशान आ जाए। बहुत छोटे लेवल पर भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एनाल्जेसिक्स जिसको हम पेन किलर्स बोलते हैं, वो हमेशा मना करी जाती है। मतलब मैं एज़ अ ऑर्थोपेडिशियन नहीं, पर मैं आपको बता सकता हूँ जो गैस्ट्रो वाले रहते हैं, जो पेट के डॉक्टर रहते हैं,
उनके बाद इतने सारे पेशेंट आते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर लेकर आते हैं, जिनको एसिडिटी रहती है बहुत ज़्यादा। जो लीवर के डॉक्टर रहते हैं उनको समझ में आता है कि लीवर पर स्ट्रेस है, क्योंकि वो बहुत टाइम से क्रॉनिक पेन के लिए डिपेंडेंट है। जो स्टेरॉइड या परेशानी के साथ बिना पूछे समझे लेते हैं, उनको भी हड्डियाँ वीक होना चालू हो जाती है, सांस लेने की जो फेफड़े की परेशानी वो चालू हो जाती है, किडनी पर भी प्रेशर आता है। तो ऐसा है कि आप जितना अननोइंगली आप सोचेंगे कि दवाइयाँ सब ठीक कर रही हैं आपको, पर वो कहीं ना कहीं इंटरनली आपको और डैमेज कर रही हैं। इसलिए प्रिवेंशन का मोटिव होना चाहिए। कुछ सेट ऑफ ब्लड टेस्ट, कुछ सेट ऑफ एक्सरेज, कुछ सेट ऑफ डॉक्टर से आपको साल में एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बीमारी हो रही है या नहीं, सिर्फ इसलिए ये समझने के लिए कि आपकी बॉडी किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, क्योंकि कोई भी सामने से देखकर आंखों से ये नहीं बता सकता यू आर हेल्दी और अनहेल्दी। हमको भी देखना पड़ता है उनके ब्लड टेस्ट, एक्सरे, उनकी लाइफस्टाइल और काफ़ी कुछ चीज़ों में उनका क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइफ। तब जाकर हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, परेशानी नहीं है या बीमार नहीं है। पर आप सिर्फ गोलियां खाते रहेंगे तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट से परेशानी बढ़ेंगी। जो लोग आईटी की फील्ड में जॉब करते हैं, कंटिन्यूअस 8 घंटा 10 घंटा वो केवल लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है कि नेक में पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब पे कैसे फोकस करेंगे? नहीं, बहुत कॉमन है। मतलब इंदौर इज़ ए सिटी ऑफ आईटी नाउ, तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और उनकी मेजर परेशानियां जो आपने बताई वो सारी हैं। तो उनके लिए मैंने एक उसमें एक स्पेसिफिक बुक भी है मेरी, जिसमें हम उनको बताते हैं हाउ टू सिट प्रॉपरली, इन बिटवीन स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए, व्हाट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ योर शोल्डर एंड नेक मूवमेंट्स, क्या आपके लिए हाइड्रेशन, पानी कितना इम्पोर्टेंट है, आपका जो जिसको स्क्रीन टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं उसको आप कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी रूटीन लाइफ में मतलब अदर देन प्रोफेशन आप बाकी डे में क्या एक्टिविटी करते हैं जिससे आपकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिले। तो हम इस तरह से एक प्रोटोकॉल बनाया हमने, ताकि हम उनको थोड़ा सा गाइड कर सकें कि आपका ऑब्वियसली हेक्टिक जॉब है, आपको 8 से 9 घंटे बैठना है, काम करना है, बट स्मार्टली उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो बॉडी इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बॉडी कैन टेकल ऑल दोज थिंग्स वेरी लाइटली, बट हमारी कुछ बुरी आदतें और हमारे ही कुछ इग्नोरेंस रहता है जो ये परेशानी को बढ़ाता जाता है। तो हमें सिर्फ दोनों का बैलेंस करना है, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि ऑडियंस देख रही है, उनको ऑर्थोपेडिक्स के पास में आने से बचना है, तो उनको ऐसे कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए कि जो फ्यूचर में ना हो प्रॉब्लम्स, उनको किसी भी तरीके की जोड़ों की प्रॉब्लम ना हो? मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। इनफैक्ट आपको ये सोच होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब मैं कोई परेशानी से दूर हूँ। क्योंकि आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप पेशेंट हैं और आपको नहीं मालूम आपको परेशानी क्या है, और आप चाहते हैं कि हम बचें उनके पास जाने से, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई नई बीमारी बता देंगे, नया टेस्ट बता देंगे, नई दवाई लिख देंगे, और हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने ऐसे डॉक्टर चूज करें जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी के साथ में। और क्यों ज़रूरी है आपको डॉक्टर के पास जाना? क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता कि जिसके लिए हम बाहर से देख के बता देंगे सब अच्छा हो। हमें वाकई में कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, और एक बार वो टेस्ट के बाद डॉक्टर बोलते हैं यू आर गुड, तो आप अपनी रूटीन लाइफ में आराम से काम करिए। और अगर डॉक्टर ने 1% बोल दिया सर ये परेशानी आपको डेवलप होने के चांसेस है, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो आपको रास्ता मिल जाएगा ना कि चलो हाँ डॉक्टर साहब ने इतना तो बताया है, चलो मुझे ये एक्टिविटी नहीं करनी है और ये एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और मेरे को प्रोटीन ज़्यादा अच्छे से लेना है ताकि मेरी बॉडी और बोन्स हेल्दी रहें, तो वो आपके लिए एड ऑन थेरेपी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ साल में एक बार आपको कुछ टेस्ट कराने हैं, और जिसमें सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं, इसमें एक्सरे भी होने चाहिए, ईसीजी, इको, सोनोग्राफी, स्कैनोग्राम्स जो उन्होंने बताया, डॉक्टर कंसल्टेशन, हड्डी के डॉक्टर का भी कंसल्टेशन होना चाहिए साल में एक बार, कार्डियोलॉजिस्ट का भी होना चाहिए, फिजिशियन को तो हम लेते ही लेते हैं, और सर्विसिंग करा कर एक बार संतुष्टि करके फिर आप रूटीन लाइफ में जा रही है। कुछ ऐसा कोई टेस्ट है जो कि करवाए सब लोग, मतलब साल में एक बार उसमें सब कुछ आ जाए? नहीं। देखिए जैसे हम फ्रूट्स लेने जाते हैं तो एक ठेला ऐसा मिलेगा जिसमें सारे फ्रूट्स होंगे, और पर आपको वो फ्रूट सब खराब लग रहे हैं। फिर आप दूसरे ठेले पर जाएंगे, उसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ संतरे अच्छे हैं, यहाँ के केले अच्छे हैं, किसी ठेले पर एप्पल अच्छे हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं ना अलग अलग अपने चॉइस के हिसाब से कहाँ अच्छा है। तो हमारे डॉक्टर्स के हाथ में भी यही रहता है।
हम आपकी बॉडी को पहले देखते हैं कि आपके कौन से पोर्शन को ज़्यादा ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशंस की, आपकी एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपको क्या कंप्लेंट्स है। अगर आप बार बार बोल रहे हैं मुझे पेट खराब हो रहा है, मेरे को डायरिया लग रहा है, तो हम पेट से संबंधित ज़्यादा टेस्ट कराएंगे। आप बोल रहे हैं सर मेरी सांस फूल जाती है, सांस नहीं लेते बनती है, तो हम लंग्स और हार्ट के ज़्यादा टेस्ट कराएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या परेशानी है और कुछ एज में आपको हमको क्या टेस्ट कराना है। पर इसके अलावा भी कुछ सेट ऑफ टेस्ट हैं जो फिक्स हैं, जो सबको एक साल, मेरे खुद के भी फुल बॉडी टेस्ट होता है जो मैं साल में कराता हूँ, जिसमें ईसीजी, इको, ब्लड टेस्ट, मेरा स्कैनोग्राम होता है और डॉक्टर की कंसल्टेशन। क्योंकि आपने टेस्ट तो करा के रख लिया, उसका करोगे क्या? आपको उसका इंटरप्रिटेशन आपको कैसे पता लगेगा? उसके जो टेस्ट के रिजल्ट में जो वैल्यू लिख रही थी उसको आप समझते हैं हाँ इससे थोड़ा ज़्यादा है ठीक है, इससे थोड़ा कम है ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं मतलब सब नॉर्मल है। बट इतना आसान नहीं है। तो अगर डॉक्टर उसको इंटरप्रीट करता है उसका थोड़ा सा अलग फ़ायदा मिलता है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको हमेशा बहुत महीने 6 महीने में टेस्ट कराना चाहिए, पर एक बार कराएं और उसके लिए सही कंसल्टेशन लें, और अगर वाकई में कोई दिक्कत है तो आपको उसके स्पेसिफिक डॉक्टर की तरफ भी जाना चाहिए। Last question, what is your definition of success? My definition of success is happiness. If you are happy, you can be successful. And happiness comes with lot many things. ज़रूरी नहीं कि मुझे प्रोफेशनली कोई अच्छा मिले या मुझे फिजिकली कुछ अच्छी चीज़ मिले या फाइनेंशियली मैं अच्छा हूँ। इट डिपेंड्स कि आप हैप्पीनेस को किस तरह से परसीव करते हो, छोटी खुशियों को कितना अच्छे से आप अपना बनाते हो। तो इफ़ यू आर हैप्पी यू कैन बी सक्सेसफुल, बट व्हाट इज सक्सेस इज इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट मेरे लिए हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स सर। चलो मिलते हैं।